तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शुरू करना था आज से, और हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। और ऑल्दो मैंने तुम्हें इनर्शिया के बारे में पढ़ के आने के लिए बोला था, मगर हम आज देखने वाले हैं। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट हमने पिछली क्लास में देखा था, मगर आइडिया सिंपल था मगर रिवॉल्यूशनरी था, ठीक है। एरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स को डिथ्रोन कर दिया था ना, एरिस्टोटल ने गलत सा कह दिया था थोड़ा बहुत। A new mechanics had to be developed. This task was accomplished, ठीक है, सिंगल हैंडेडली अकम्प्लिश करा न्यूटन ने। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया वाज हिज स्टार्टिंग पॉइंट विच ही फॉर्मुलेटेड एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो गैलीलियो लॉ का यूज़ करके न्यूटन ने अपनी मैकेनिक्स का निर्माण करा। पहला लॉ कहता था कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्ट्रेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स और टू एक्ट अदरवाइज, ठीक है। जिस परिस्थिति में है कोई ऑब्जेक्ट वैसा ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इम्प्लाइज जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देयरफॉर बी सिंप्लीफाई एक्सप्रेस एज, ये चीज़ समझ लेना, अगर तुम रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो तो एक्सेलरेशन जीरो रहती है ना। इफ़ द नेट इनर्शियल if the next external force on a body is zero, it acceleration is zero, ठीक है। F=ma होता है, मास तो कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन चेंज होती है। नेट फोर्स जीरो है यानी एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देर इज एन एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी में काम कर रहा है नेट मिला के, है ना। तो टू काइंड ऑफ सिचुएशन आर इनकाउंटर्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ इन प्रैक्टिस। तो इन सम एग्जाम्पल वी नो दैट द नेट एक्सटर्नल force on the body's object is zero. In that case we can conclude that the acceleration जो होगी वो भी ज़ीरो होगी। नेट ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एग्जाम्पल देख लो, एक स्पेसशिप आउट इन इंटरस्टेलर स्पेस फार अवे फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट विद ऑल इट्स रॉकेट टर्न्ड ऑफ हैज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, है ना। जब हम रॉकेट से कोई मान लो कोई सैटेलाइट है उसको हम आउटर स्पेस में डालते हैं तो सारी चीज़ें, सारा फ्यूल वगैरह आधे रास्ते तक ही गिर जाता है ना, मतलब हट जाता है, डिटैच हो जाता है उसको आउटर स्पेस में पहुंचाने के लिए। और उसके बाद जब वो हवा में रहती है वो चीज़, या सैटेलाइट हवा में होती है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, तो एक्सेलरेशन जो होगी वो ज़ीरो होगी। इफ़ इट इज़ इन मोशन इट मस्ट कंटिन्यू टू मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब वो मूव कर रही है, ठीक है। अब वो वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो एक बार सैटेलाइट ऊपर अटक गई तो गोल घूमती रहती है, ठीक है। अच्छा, गैलीली के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पीसा में जन्म हुआ था इटली में, और 1564 was a key figure in the scientific revolution in Europe about 4 centuries ago, ठीक है। गैलीलियो ने प्रपोज किया था एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल मोशन ऑन बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन और फॉलिंग freely. He contradicted the Aristotelian notion that a force was required to keep a body in motion. तो ये चीज़ उन्होंने बोला कि बिना फोर्स के बॉडी भी मोशन होगी, एंड दैट हैवी बॉडी फॉल फास्टर देन लाइटर बॉडी अंडर ग्रेविटी, है ना। तो ही thus arrived at the law of inertia that he was the starting point of the subsequent epochal work of Isaac Newton, ठीक है। तो न्यूटन के काम में भी इन्हीं का योगदान कह सकते हैं, इन्हीं का आइडिया था जो न्यूटन को समझ में आया। तो गैलीलियो डिस्कवर्ड इन एस्ट्रोनॉमी, हाँ गैलीलियो का एस्ट्रोनॉमी में भी बड़ा रोल है। उन्होंने अपना ही टेलीस्कोप इन्वेंट कर दिया हॉलैंड में, एंड यूज इट टू मेक अ नंबर ऑफ स्टार्टलिंग ऑब्जर्वेशन, जैसे माउंटेन और डिप्रेशंस ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। मतलब चांद को देख पा रहे थे यहाँ पे, dark spots on the sun, moon of Jupiter, and phases of Venus. He concluded that the Milky Way derived its luminosity because of large number of stars not visible to the naked eyes, ठीक है। मिल्की वे जो है चमकती इसलिए लार्ज नंबर ऑफ स्टार। इन मास्टरपीस ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डायलॉग ऑन द टू चीफ वर्ड सिस्टम, गैलीलियो एडवोकेटेड द हेलियोसेंटर थ्योरी, ठीक है। ये देखो ये सारी चीज़ें तुम पढ़ रहे हो ना, कि सोलर सिस्टम प्रपोज बाय कॉपरनिकस विच इवेंचुअली गो टू यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, है ना। ये सारी चीज़ें तुम
की टर्म्स पकड़ लो और इसको नेट पे सर्च करके और जान सकते हो अगर तुम्हें जानना है तो। ठीक है, जैसे कि गैलीलियो का क्या चक्कर था, टेलीस्कोप काम कैसे करता है कि हम यहाँ से ही मून में क्या चल रहा है ये देख सकते हैं। या फिर ये टू शेप वर्ड सिस्टम में गैलीलियो ने हेलिसेंटर थ्योरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें अकॉर्डिंगली जितना क्यूरियस हो उसके हिसाब से समझ लेना। With Galileo came a turning point in a very method of scientific inquiry. Scientist was no longer merely observations of nature and inference from them. Scientists meant devising and doing experiment to verify or refute theories. So scientists meant measurement of qualities and search of mathematical relation between them. मैंने ये सारी बातें लिख रखी हैं, तुम देख सकते हो. More often, however, we do not know all the forces to begin with. In that case, if you know that the object is unaccelerated या फिर it is either at rest या फिर एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में. अनएसेलरेटेड मतलब एसेलरेशन है ही नहीं. ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्म एसेलरेशन यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है ना, यहाँ पे एसेलरेशन जीरो है एकदम. तो वी कैन इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ दैट द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो. ग्रेविटी हर जगह है. फॉर टेरेस्ट्रियल फिनोमेना इन पर्टिकुलर एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, है ना. अभी बोल रहे हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, अभी बोल रहे हैं ग्रेविटी हर जगह. ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, है ना. तो ये तो हर जगह. ऑल्सो ऑब्जेक्ट इन मोशन जनरली एक्सपीरियंस फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग. तो इफ देन ऑन अर्थ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इट इज़ नॉट बिकॉज देर आर नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट. But because the various external force cancel out, add up to zero net external force. ठीक है. NCERT ले लेगी इसको नीट ले लेगी. ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं, कहेंगे कि भाई एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, अर्थ में ही चल रहा है और यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ज़ीरो फोर्स है. मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा उस पर. नहीं, ऐसा नहीं है. उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो लग रहा है. ग्रेविटेशनल हो गया या फिर हम फ्रिक्शन कह लें, ये सारी चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं और जीरो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. ठीक है, जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. नेट बोलना ज़रूरी है क्योंकि नेट मतलब टोटल, आगे पीछे दाएं बाएं कैंसिल आउट हो गए, जीरो हो रहे हैं. कंसीडर अ बुक एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल सरफेस. फिगर में देख लो 5.2 में, है ना. तो इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ टू एक्सटर्नल फोर्स. द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो कि उसका वेट है. डब्ल्यू क्या होता है, mg होता है. अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता हो ना, है ना. वेट क्या एक टाइप का फोर्स ही तो है जो कि ग्रेविटी लगा रही है. एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल, द नॉर्मल फोर्स आर, है ना. ये तुम नॉर्मल के बारे में बहुत ज़्यादा समझ पढ़ने वाले हो आगे भी. तो डाउनवर्ड कौन सा लग रहा है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स. और अपवर्ड कौन सा लग रहा है, नॉर्मल फोर्स जो कि टेबल के थ्रू लग रहा है, बाय द टेबल. आर इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. तो नॉर्मल फोर्स जो है सेल्फ एडजस्टिंग है. ठीक है, जितना ग्रेविटेशन बढ़ेगा उतना हो जाएगा. ठीक. इसमें अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह कोई और फोर्स होता, नीचे मान लो मैग्नेटिक फोर्स होता और ऊपर भी मैग्नेट होता, तो इवन ऐसा केस आ सकता था टेबल तोड़ के ही वो नीचे चले जाता, इतना फोर्स होता तो, है ना. तो अभी तो फिलहाल हमें पता है कि एडजस्टिंग है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन मैंशनड अबव. द फोर्स आर नॉट क्वाइट known fully, but the state of motion is known. So we observe the book to be at rest. Therefore, we conclude that the first law that a magnitude of r equal to w, है ना. यानी हमारा नॉर्मल फोर्स जो है वो बराबर है वेट के. तो स्टेटमेंट ऑफ एन इनकाउंटर इज सिंस आर और डब्ल्यू बराबर है, फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, तो बुक जो है रेस्ट पे है. दिस इज इनकरेक्ट रीजनिंग. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है देखना, समझना है इसको. ठीक है, सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू बी at rest, the net external force on it must be zero according to the first law. देखो अब दो तरीके के बच्चे आंसर लिखेंगे. इनकरेक्ट रीजनिंग देंगे कि आर और डब्ल्यू बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे. ये रीजनिंग इनकरेक्ट है. करेक्ट रीजनिंग सुन लो, सिमिलर सी है मगर यहाँ पे हमारे रेफरेंस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है. सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट, the next external force on it must be zero. ठीक है, फर्स्ट लॉ के थ्रू. दिस इम्प्लाइज दैट कि नॉर्मल फोर्स आर मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट
टू द वेट W। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो इक्वल या अपोजिट होगा W वेट की। कंसीडर द मोशन ऑफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। हाँ, अब देखो कार की बात चल रही है, तो पिकिंग अप स्पीड एंड देन मूविंग ऑन द स्मूथ स्ट्रेट रोड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड बढ़ाई और एक ऐसी रोड पे चलेगी जहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से जा सकती है। तो जब कार स्टेशनरी थी, देर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, है ना, कोई फोर्स नहीं लग रहा था जब कार स्टेशनरी थी, है ना, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ऐसे कह सकते हैं। ड्यूरिंग पिकअप इट एक्सेलरेट्स, तो दिस मस्ट हैपन ड्यू टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एक्सेलरेट होता है तो एक्सटर्नल फोर्स एक साइड ज़्यादा लग रहा है। नोट दैट दिस हैज़ टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर बाय एनी इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स को नहीं कह सकते हम। दिस माइट साउंड सरप्राइजिंग बट इट इज़ ट्रू। ठीक है, दोबारा सुन लो कि एक्सेलरेशन ऑफ अ कार कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर बाय एन इंटरनल फोर्स। एक्सेलरेट होते तो इंटरनल फोर्स नहीं करवाएगा उसे। दिस माइट साउंड सरप्राइजिंग, क्योंकि ये मगर ये ट्रू है। तो द ओनली convincible external force along the road is the force of friction. So it is the frictional force that accelerates the car as a whole. You will learn about friction in sec. देख रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स कार को एक्सेलरेट कर रहा है, ना कि वो तुम सोच रहे हो कार के अंदर एनर्जी है या पेट्रोल फ्यूल है वो कर रहा है। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो सकता है। व्हेन द कार मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कार मूव कर रही होती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कंटेन इन द फर्स्ट लॉ इज एविडेंट इन मैनी सिचुएशन। इनर्शिया की प्रॉपर्टी फर्स्ट लॉ में और भी जगह लग सकती हैं ऐसे ही। ठीक है, अभी तो कार और बुक का एग्जांपल देगा। सपोज वी आर स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस एंड ड्राइवर स्टार्ट द बस सडनली वी थ्रो बैकवर्ड विद अ जर्क। अब क्वेश्चन आता है क्यों भाई, गाड़ी तेज़ी से चलाई या तुम मेट्रो में जा रहे हो, तो मेट्रो जब चलती है तो पीछे हो रहे होते हो तुम उसकी डायरेक्शन से पीछे। क्योंकि अगर देखो ये चीज़ हमने 9th में भी देखी थी, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने 9th में भी समझाई थी, अभी फिर से बता रहा हूँ कि अवर फीट आर इन टच विद द फ्लोर, इफ़ देयर वॉज नो फ्रिक्शन वी वुड रिमेन वेयर वी वर। ठीक है, वाइल द फ्लोर ऑफ द बस वुड सिंपली स्लिप फॉरवर्ड अंडर अवर फीट एंड द बैक ऑफ द बस वुड हिट अस। क्या हुआ, फ्रिक्शन का कमाल। ठीक है, अभी तो तुम्हें हैरानी सी हो रही होगी ये क्या हो रहा है, मतलब अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हम वहीं रहते जहाँ पे होना था। ठीक है, और ज़ीरो फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हमारे को जर्क लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम भी एग्जैक्टली उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाउएवर फॉर्चुनेटली देयर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड फ्लोर। तो इफ द स्टार्ट इज नॉट टू सडन, दैट इज इफ द एक्सेलरेशन इज मॉडरेट, द फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी इनफ टू एक्सेलरेट आवर फीट अलॉन्ग विद द बस। है ना, अब चीज़ समझ रहा क्या बोल रहे हैं कि हाउएवर फॉर्चुनेटली, पहले तो हम कहाँ पे थे कि इफ़ देयर वॉज नो फ्रिक्शन वी वुड रिमेन वेयर वी वर वाइल द फ्लोर ऑफ द बस वुड सिंपली स्लिप फॉरवर्ड अंडर अवर फीट एंड द बैक ऑफ द बस वुड हिट अस। है ना, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो हम जहाँ पे थे वहीं रहते और जो फ्लोर है बस का वो खिसक जाता, और ऐसा तब तक चलता जब तक बस जो है आखिरी हिस्सा नहीं आ गया, अब ठुक गए हम, ठीक है, पीछे से। हाउएवर फॉर्चुनेटली अब कुछ फ्रिक्शन तो होता ही है और बिटवीन द फीट एंड द फ्लोर। तो इफ़ द अगर बस एक्सेलरेट होती है धीरे धीरे तो फ्रिक्शन वुड बी इनफ टू एक्सेलरेट अवर फीट। तो ऐसा करने से हमारा पैर जो एक्सेलरेट हो जाएंगे। अब पैर देखो, पैर और जो ज़मीन है उसके में इंटरेक्शन हो रखा है, वो ही आगे जाएंगे। हमारा अपर बॉडी तो जो है वो एक ही जगह पे है, पैर आगे जा रहे हैं, बट अवर बॉडी नॉट स्ट्रिक्टली रिजिड बॉडी, है ना, तो इट इज़ डीफॉर्म। ठीक है, डिफॉर्मेबल मतलब इट अलाउ सम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्ट। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पैर आगे को हम थोड़ा सा पीछे को, है ना, फिर हम मैनेज कर लेते हैं सही होने का। वट दिस मीन्स इज दैट वाइल अवर फीट गो विद द बस द रेस्ट ऑफ द बॉडी रिमेन वेयर इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से वहीं रहती है। तो रिलेटिव टू द बस देयरफॉर वी आर थ्रोन बैकवर्ड एज सून एज दैट हैपन। हाउएवर हमारा मस्कुलर फोर्स ऑन रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय द फीट कम इन टू प्ले टू मूव द बॉडी अलॉन्ग विद द बस। तो हमारा पैरों में जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाती हैं और हमें स्ट्रेंथन हो जाती है और हमें आगे से सपोर्ट करवा देते हैं आगे जाने के लिए। ठीक है, तो बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया।
वी आर थ्रोन फॉरवर्ड। हाँ ऐसा भी होता है, देखो दो केस होते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें मसल फोर्स वाला बताया, दूसरा फोर्स है जब गाड़ी रुकती है तो अवर फीट स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, हमारे पैर तो रुक जाते हैं। मगर हमारे अपर बॉडी जो होती है वो इनर्शिया में होती है, मतलब जिस मोशन में होती है उसी में रहना चाहती है। तो द रिस्टोरिंग मसल फोर्स अगेन कम इन टू प्ले, है ना, और हमारी बॉडी को रेस्ट में लाते हैं, वरना हम आगे ठुक जाते हैं यार, लोग सच में भी ठुक जाते हैं। तो एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ ए स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन इनर स्टेलर स्पेस एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एसेलरेशन है। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना, एसेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बोलते हैं, देखते हैं। तो व्हाट इज़ द एसेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज़ आउट ऑफ द स्पेस, क्या होगा? अज्यूम दैट देयर आर नो नियर बाय स्टार्स टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम। बहुत ही अच्छा ब्रैकेट में चीज़ बोली है कि कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा जो अट्रैक्ट करे। तो सिंस देयर इज नो नियर बाय स्टार्स टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम, द स्मॉल स्पेसशिप एक्सर्ट नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन हिम। The net force acting on the astronaut once he is out of the space is zero. But the first law of motion, the action of the astronaut is the acceleration of the astronaut is zero. ठीक है, क्या बोला, नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है ना। हुआ क्या, कोई और तो फोर्स नहीं लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और नेग्लिजिबल आ रहा है स्पेसशिप से। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और फर्स्ट लॉ कहता है कि इसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, होप तुम्हें फर्स्ट लॉ समझ में आया हो, और आज फर्स्ट लॉ ही करना था तो देख, अब तुम इसके थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लेना, ऐसे है तुम्हारे पास तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में सेकंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ऐसे ही।